वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास लेकर चल रहे थे। इसमें अभी तक हम लोगों ने ऊर्जा प्रवाह, भू जैव रासायनिक तत्व आदि क्रियाओं को देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो आज का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जैविक विविधता और जैविक प्रवणता। ठीक है, तो इसको आज हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे और कुछ स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, जैव विविधता क्या होती है। ठीक है, जैव विविधता को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो सभी जीव प्रजातियां, ठीक है, सभी जीवों की प्रजातियां, प्रजातियों में पाई जाने वाली आनुवंशिक विविधता, ये दो चीजें हो गई, और पारिस्थितिकी तंत्र, अगर हम तीनों को मिला देते हैं तो वो जैव विविधता बन जाता है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलता हूँ तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की विविधता को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो ऑब्वियसली इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा है किसी पर्यावरण में विभिन्न जातियों की श्रेणी को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत ही एक शुद्ध, आप कह सकते हो विशुद्ध लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो इनको जो माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाने वाला सूचकांक होता है जैव विविधता में, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे अल्फा सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ फिर से पूछा गया है, तो इसका आंसर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इससे अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे जैव विविधता से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट से मेरे बातचीत हुई थी और कुछ कमेंट भी आए थे कि सर वैकेंसी, कुछ पर्टिकुलर वैकेंसी की बात चल रही थी। तो मैं आप सबसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी परफेक्ट है, आपकी तैयारी परफेक्ट है, तो आपको वैकेंसी कब आएगी उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। वैकेंसी की चिंता वही लोग करते हैं जिन्हें थोड़ी सी तैयारी में थोड़ा डाउट होता है। तो अपनी तैयारी की डाउट मत रखिए। ठीक है, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और जिस दिन वैकेंसी आए उसी दिन एग्जाम को क्रैक कर दीजिए। तो मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है, और जो मेरा भी सपोर्ट, जितना भी सपोर्ट बन पाएगा इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वो पूरा रहेगा। ठीक है, और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और जल्दी से आप एग्जाम क्रैक करें। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और हाँ, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी चैप्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ज़्यादातर तवज्जो देते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, आप देखेंगे एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आपको जैव विविधता से मिलेंगे, और सॉरी जैव विविधता माफ कीजिएगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी से मिलेंगे, और करंट के टॉपिक अगर भी रिलेट कर देंगे तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से चलिएगा, ये बहुत एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ठीक है, तो मैं पहले ही परिभाषित कर चुका हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक है, अगर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन सही नहीं होगा तो आपका जैव विविधता बिल्कुल ही विनाश के दौर से गुजर जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगर आप प्राकृतिक पर्यावासों का विनाश हो जाएगा ना, जो प्राकृतिक पर्यावास हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश किस प्रकार से होता है, मानवीय क्रियाओं से हो सकता है। कुछ प्राकृतिक क्रिया भी हैं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि आना, उससे प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट हो जाते हैं। मानव क्रिया, जैसे मानव कृषि के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर जाता है, दो धंधों के लिए नष्ट करता है, मानव बस्तियों को लिए करता है। ठीक है, तो किसी न किसी प्रकार से वो प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट होते हैं और इसी के कारण जैव विविधता का ह्रास होता है। ठीक है, ओके। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के लक्ष्य वाले क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलता हूं। तो क्या था कि जो 14वां कोप 14 सम्मेलन नई दिल्ली में सितंबर 2019 में संपन्न हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, तो भूमि क्षरण जो हो रहा है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा, ठीक है, तो उस क्षरण को लक्ष्य रखा 2030 तक रोकने का। ठीक है, तो अगले देखते हैं, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन किसी जो पर्टिकुलर वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक है, किसी प्रकार जिन्होंने इस प्रकार के सिद्धांत दिए होते हैं, उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ठीक है, तो आप इनको भी देख के चलेंगे। सर्वप्रथम जो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था, ये किया था वाल्टर जी रोशन के द्वारा। ठीक है, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन याद करने के लिए होते हैं, इसका कोई लॉजिक तो होता नहीं है, तो उसको आप याद भी कर लेंगे, जो आप आराम से अलग से लिख भी सकते हैं। और आंसर की तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर आपको मिल भी जाती है, तो कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया या टेलीग्राम नहीं किया, तो आप प्लीज़ कर लें, लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर PDF चाहिए तो वो आपको कभी भी आपको वहाँ मिल जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किस
किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, तत्कालीन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, तो 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया था, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैव विविधता दशक। ठीक है, तो ये तत्कालीन एक करंट अफेयर क्वेश्चन था, चलिए हमने देख लिया, कोई बात नहीं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी CCMB किस शहर में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन आ जाता है तो ये बन जाता है मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो कहाँ पर स्थित है ये वाला सेंटर? तो ये स्थित है आपका जामनगर, गुजरात में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जैव विविधता प्रवणता संबंधी प्रश्नों की। ठीक है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब यह है कि जहाँ पर जितने भी आपके पादप हैं, जीव जंतु, उनके विकास के लिए सर्वाधिक संभावना कहाँ पर होती है? तो अगर मैं पादपों की बात करें तो सर्वाधिक पादपों को क्या चाहिए? आप सूर्य का प्रकाश चाहिए, और दूसरा आर्द्र, और आर्द्र मतलब वर्षा, प्रचुर मात्रा में वर्षा। तो कहाँ पर होती है? तो ये आपको पता है विषुवत रेखा के पास होती है, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उनको कहा जाता है। तो वहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो मैं इसका आंसर क्या लेके चलूंगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है? ठीक है, तो इसमें मैंने आंसर इसमें ऐड किया है। इसका कारण यह है कि इसमें आपको दो चीज़ दिखेंगी, एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है, और एक हो जाता है आपका कोरल रीफ। इन दोनों में ना सापेक्षिक आर्द्रता की बात कर रहा हूँ, प्रजाति विविधता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जैव विविधता बहुत ज़्यादा ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ओके। उत्तराखंड PCS 2012 का ये प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो सत्य कथन जो नहीं है उसको देखते हैं। आप ध्यान से चलेंगे एग्जाम में, इस प्रकार के पैटर्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं और हम क्वेश्चन करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो पर्टिकुलर जब भी आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो जो ये नहीं वाला वर्ड है ना, उस पर सीधा रेड मार्क लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो ध्रुवों की ओर वृद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि वहाँ तो जैव विविधता घटती जाती है, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ही। ठीक है, दूसरा देखते हैं। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, ये बिल्कुल सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी ठीक है, जिसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से दूर होकर घटती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो जैव विविधता सर्वाधिक, अगर ये एक्चुअली भारत की बात कर रहा है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कश्मीर तो आपको पता ही है। ठीक है, और जो शांत घाटी ये केरल में स्थित है। ठीक है, तो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे सुरमा घाटी कहाँ है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो सुरमा घाटी के बारे में बताएंगे, ये सुरमा घाटी कहाँ पे स्थित है। लेकिन सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में, वहाँ पाई जाती है। साइलेंट वैली परियोजना जस्ट अभी मैं बता के निकला हूँ कि केरल में पाई जाती है। ठीक है, और शांत घाटी को अगर मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फूलों की घाटी, ये तो उत्तराखंड में बड़ा ही फेमस जगह हो जाता है, चमोली जिले में स्थित है फूलों की घाटी। ठीक है, तो उत्तराखंड का ये संबंध हो जाएगा। और ये 12वां नंबर प्रश्न है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के निम्नलिखित में कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त कारण को हमें देखना है, कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उपयुक्त नहीं है या नहीं वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये ठीक है, इसका बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगला देखते हैं। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ठीक है, ये सर्वाधिक अब मुझे कारण लग रहा है कि ये जितने भी जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं इसका संगम हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है? इस क्षेत्र में विदेशी तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं करती, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हर क्षेत्र में जातियों का प्रवेश होता है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन क्या कहता है? यहाँ मनुष्यों का हस्तक्षेप कम है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य तो ऐसा कौन सी जगह है जो हस्तक्षेप नहीं है? तो UPSC का प्रश्न है 2011 का। तो इनमें मुझे दो पहला और दूसरा ऑप्शन सही लग रहे हैं, परंतु जो सर्वाधिक निकटतम आंसर है वो हो जाएगा ये ऑप्शन बी। ठीक है, और आयोग ने भी इसी को माना है, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है,
और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करिए। यूपीएससी 2011 का प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों की भी आदत होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को भी जानकारी होनी चाहिए, करना चाहिए आपको, भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतम अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, ठीक है। तो देखिए, उच्चतर अक्षांश जैसे ध्रुवों की ओर जो उच्च अक्षांश होते हैं उनकी तुलना में निम्नतर अक्षांश जैसे 0 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता अधिक होती है। तो बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल सही कथन मान के चलता हूँ। अगला क्या है, पर्वतीय प्रवणता ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांश की तुलना में निम्नतर उन्नतांश में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। बिल्कुल सेम उन्होंने बोला है, ठीक है। जैसे आप एक पर्वत है, ठीक है, आप पर्वत की ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे ना, पर्वतीय ग्रेडियंट्स की बात करें, ग्रेडियंट्स मतलब उच्चावच, ठीक है, उच्चावच शब्द आपने सुना होगा, ठीक है। तो पर्वतों में ऊपर की ओर जाने पे आपका क्या होता है कि जितनी हाइट में जाएंगे हम लोग उतना ज़्यादा यहाँ पर तापमान घटता जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जैव विविधता कम होती जाती है। जितना आपको पर्वतों की तलहटी में जितना जैव विविधता मिलेगी उससे कम आपको हाइट में मिलेगी। तो ऑप्शन बी 2 भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न और हमारा प्रयास था किस तरह से ये आपको ये चीज़ें कराई जा सके। बीच में 1-2 दिन क्लास मिस हो रही है क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है और जो उत्तराखंड क्लास चल रही है उसकी जो PDF प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो ये थे हमारे आज का सेशन जिसमें हमने काफ़ी सारे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया है। और जैसा आप जानते हैं कि पैरेलल में हम लोग 2 चल रहा है, एक तो हमारा उत्तराखंड भी चल रहा है और पॉलिटी भी चल रहा है। तो अल्टरनेट में इन्वायरमेंट और पॉलिटी लेके चल रहे हैं। तो जैसे समय मिल रहा है पॉलिटी इन्वायरमेंट साथ लेके चल रहे हैं। उत्तराखंड तो लगभग 1 या 2 दिन छोड़ के हो ही रही क्लास है, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी के टॉपिक को बिल्कुल भी आप अनदेखा नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और एक स्माइल के साथ विदा लेते हैं। आपको आगामी एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद।